मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, तूफानों में भी उड़ान भर सकता है तू। मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, तूफानों में भी उड़ान भर सकता है तू। मंजिलों की डगर में उम्मीद मत हारो, मंजिलों की डगर में उम्मीद मत हारो, बेजान सी उम्मीद में जान भर सकता है तू। जय हिंद मेरे दोस्तों। बिहार पुलिस का एग्जाम आप लोग जिनका भी हो गया है, उम्मीद करते हैं अच्छा एग्जाम रहा होगा। अब जिनका बचा हुआ है उनके लिए एक तरह से संशोधित क्वेश्चन जो होता है, जो क्वेश्चन पूछ चुका है उससे संबंधित प्रश्न जो है हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। पिछला क्लास आप लोगों ने अवश्य देखा होगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए भी हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मदद मिला होगा इन क्वेश्चनों से। तो आइए, जिनका भी एग्जाम आने वाले 30 तारीख और 3 तारीख को होने वाला है, उनके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आप लोगों के अपने चैनल क्लास 4 पास पर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि कैसा लग रहा है, आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप हमारे फेसबुक चैनल से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। क्लास 4 पास आपको हर जगह नजर आएगा, आप बस खोज के देखिए। आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं, हमेशा तत्पर हैं आप लोगों के लिए। आगे आने वाले जो एग्जाम होंगे उसके लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आगे कौन से एग्जाम के लिए क्वेश्चन लाया जाए, तो निश्चित तौर पे हम उसी एग्जाम के लिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चनों का सीरीज। पहला सवाल है, देखिए टॉप 50 क्वेश्चन हमने पूरा संशोधित करके निकाला है। तो पहला सवाल है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां है, ये सवाल है। देखिए गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल पूछेगा तो है ये त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर ये कहां है, नासिक में है। और नासिक कहां है, तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है नासिक। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी को जानते हैं दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। आप लोग इसका भी ख्याल रखेंगे, कभी कभी इसकी लंबाई भी पूछ लिया जाता है, तो वो है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी की लंबाई। ठीक है, तो अगला सवाल है दुधवा नेशनल पार्क कहां है, दुधवा नेशनल पार्क कहां है। नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला सवाल है दुधवा नेशनल पार्क कहां है, याद रखेंगे ये आपको है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपको है ये दुधवा नेशनल पार्क। कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का संशोधन जिसके द्वारा मतदान के लिए उम्र 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। अभी तक यदि टोटल भारत के संविधान का संशोधन अगर आपसे पूछा जाए तो वो है 106 संशोधन। अभी तक टोटल संशोधन हो चुका है 106। ठीक है, अब देखिए 21 वर्ष से मतदान के उम्र को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया ताकि नौजवान अधिक से अधिक जो है मतदान में भाग ले सके। ये कब हुआ, किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है, तो 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान के उम्र को 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दिया गया है, 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये संविधान संशोधन कब हुआ है, 1989 में ये लागू हुआ। वैसे तो संशोधन हो गया था 88 में, लेकिन 1989 में जाकर के इसको लागू किया गया। तो याद रखेंगे कि मतदान के उम्र को, क्योंकि आगे आने वाले बिहार में आने वाला चुनाव भी है, आगे नवंबर में होने वाला है चुनाव, तो आप लोग याद रखेंगे कि मतदान के उम्र को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। अगला सवाल है कि श्वेत रक्त कणिका WBC, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो है ये इसका क्या काम होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स का काम होता है संक्रमण को रोकना। क्या काम होता है, संक्रमण को रोकना। बीमारी से लड़ने में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है WBC,
ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल। अगला सवाल है, आकाश में उड़ते पक्षी में होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि आकाश में जो पक्षी उड़ता है उसमें कौन कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। स्पष्ट नहीं किया गया है, हम स्पष्ट कर देते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी में क्या क्या होता है। देखिए, दोनों एनर्जी होता है। एक तो गतिज ऊर्जा भी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पक्षी उड़ता है तो वो गति भी करता है, और एक स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा भी होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है फॉर्मूला हम बात करें तो mgh, और गतिज ऊर्जा का होता है हाफ mv²। क्योंकि उसमें वेलोसिटी होता है, गति होता है, तो उसके कारण जो ऊर्जा होगा वो होगा गतिज ऊर्जा। और क्योंकि वो जमीन से कितने हाइट पर है तो उसमें जो ऊर्जा होगा उसके कारण वो होगा h मतलब हाइट हो गया, g मतलब ग्रेविटी हो गया। तो mgh मास, m का हो गया मास, तो इसके कारण स्थितिज ऊर्जा और इसके कारण गतिज ऊर्जा। तो पूछा जाएगा आकाश में उड़ते हुए पक्षी में क्या क्या होता है, तो उस पक्षी में होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, दोनों, बोथ। अगला सवाल है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। काफी प्रसिद्ध जो है ये रहे हैं, आपको बता दें, इनको जैन धर्म का जो है संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, ये थे हमारे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, ये याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है, नील की खेती से संबंधित आंदोलन था। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो आंदोलन शुरू हुआ था 1917 ईस्वी में, पहली बार आंदोलन यहीं से उन्होंने शुरू किया था, बिहार के चंपारण से। तो जिसको चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है 1917 ईस्वी में, जिसमें राजकुमार शुक्ल का भी अहम योगदान है। और इस आंदोलन में हमारे बिहार के जो है लोकप्रिय नेता भी उस समय में काफी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हुए थे। इनमें आपको बता दें राजेंद्र प्रसाद भी थे, इनमें काफी बड़े पैमाने पे इसका जो है नील की खेती जो करवाने के लिए किसानों को जबरन जो है क्या किया जाता था, 3 कठिया पद्धति था, तो 3 कट्ठा में नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था किसानों को। इसलिए ये सब सवाल जो है इसी से संबंधित है कि नील की खेती से। तो आप लोग याद रखेंगे 1917, इससे पहले वाले एग्जाम में पूछ भी चुका है चंपारण सत्याग्रह के बारे में, तो ये भी याद रखेंगे। सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है कि नील की खेती से संबंधित आंदोलन, महात्मा गांधी जी का ये पहला आंदोलन था भारत में, वो बिहार से शुरू हुआ था, चंपारण से शुरू हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। बिस्मार्क जो कि जर्मनी में एकीकरण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जर्मनी में एकीकरण के लिए बिस्मार्क काफी प्रसिद्ध हैं। तो एकीकरण की बात आती है तो भारत में एकीकरण में जिन्होंने बहुत सारे यानी 572 लगभग रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया है वो थे हमारे लौह पुरुष के नाम से भी प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनके बारे में बता दें 31 अक्टूबर जिनके जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इन्होंने एक करने का काम किया है। पूरे भारत में बहुत सारे रियासत थे जो लगभग अलग अलग होकर के रहना चाहते थे, उनको पूरी तरह से मिलाने में जिनका योगदान रहा था, इन्हीं का योगदान रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये प्रथम गृह मंत्री भी थे और एकमात्र इकलौता ऐसे हुए हैं जो उप प्रधानमंत्री है। उसके बाद उप प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुए। तो ये गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर से भी सवाल पूछा जा चुका है। यूनिटी डे यानी एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को संविधान के प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष और ये क्या कहते हैं समाजवादी, इन शब्दों को जो जोड़ा गया है प्रस्तावना में वो जोड़ा गया है, आपको याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन, जो कि इनसे कई बार सवाल पूछा जाता है। बहुत सारे सवाल इससे बनते हैं। 42वां संविधान होता कब है, 1976 ईस्वी में।
42वां संविधान के द्वारा ही धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को संविधान के प्रस्तावना में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, अगला सवाल है पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी। देखिए पंचायती राज व्यवस्था, वैसे तो पंचायत जो है पहला जो है भारत का बना था और राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में जो है पहला पंचायत बना था। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्योंकि उस समय बना तो था पंचायत लेकिन उसके लिए कोई भी सरकार नहीं होता था। ठीक है, पंचायत तो बन गया था लेकिन सरकार की बात जब आई तो वो आता है आपको 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, और ये था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा जाता है और कानून बनाया जाता है कि पंचायती सरकार भी होगा। ठीक है, तो 1992 याद रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन को पंचायती राज व्यवस्था संविधान जो है ये बन गया है, जुड़ गया है। अगला है मुंबई हाई किससे संबंधित है। मुंबई हाई, असम का डिगबोई क्षेत्र, ये सब जो है काफी प्रसिद्ध है आपको पेट्रोलियम के लिए। अरब सागर में ये पेट्रोल का जो है निकाला जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ अरब सागर में है ये मुंबई हाई। कहाँ पर, मुंबई हाई जो है आपको अरब सागर में पेट्रोलियम के लिए, किसके लिए, पेट्रोलियम। और ये किसके अधीन है, ये ONGC के अधीन जो है अभी ये है मुंबई हाई। ठीक है, अब अगला सवाल है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया। फिर से वही आपको बता दें, मौलिक कर्तव्य फिर से आपका वही आता है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। इससे कई बार बहुत सारे सवाल बनते हैं क्योंकि ये जो संविधान संशोधन था काफी महत्वपूर्ण रूप से भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन ही था, 1976 के द्वारा ही इसको भी क्या किया गया, मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अगला सवाल है हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है। यह सवाल एक बार पूछ चुका है, हड्डी और हड्डी को कौन जोड़ता है। अब है सवाल कि हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाले को क्या बोला जाता है। तो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ेगा कंडरा, जिसको टेंडन बोलते हैं, और हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट, जिसको स्नायु बोलते हैं। तो ये हो गया दो सवाल, हड्डी और मांसपेशी को कौन जोड़ता है और हड्डी और हड्डी को कौन जोड़ता है। याद रखेंगे, हड्डी और हड्डी को जोड़ेगा, हड्डी और मांसपेशी को जोड़ेगा कंडरा और हड्डी और हड्डी को जोड़ेगा लिगामेंट। ठीक है, अगला सवाल है आपातकाल का हार्मोन कहलाता है। आपातकाल का हार्मोन कहलाता है। आपातकाल का हार्मोन क्या कहलाता है, एड्रेनालिन को बोला जाता है आपातकाल का हार्मोन। ठीक है, आपातकाल का स्थिति जब आएगा बॉडी में तो उस समय कौन एक्टिव हो जाएगा, एड्रेनालिन। ठीक है, अगला सवाल है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। जब समाज, देखिए जब भारत के आज़ादी की बात आई थी तो उसमें जो समाज सुधारक थे उसका भी अहम योगदान रहा था। वो भी समाज में घूम करके वो आंतरिक तौर पर समाज के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें जो नाम आता है आपको हम बता दें, आप सबको पता है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। अब यहां पर है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग स्थापना की थी। एक और है आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
ठीक है। आर्य समाज याद रखेंगे, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज, ये सब मिल करके हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में आंतरिक तौर पर समाज को जागरूक करने का काम कर रहे थे। तो इनसे भी सवाल कई बार पूछा जाता है, इनको आप लोग याद रखेंगे कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। और आर्य समाज के थे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। और ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। चलिए अगला सवाल है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ कौन गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ है? 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में ही 2 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी गए थे लंदन, ठीक है, वहां पर गए थे। और वहीं पर जो है महात्मा गांधी को किसने? विंस्टन चर्चिल ने कहा था अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न क्योंकि गांधी जी सिर्फ एक धोती पहन के रहते थे, तो धोती पहन के ही वहां पर चले गए थे। तो वहां पर उन्होंने, विंस्टन चर्चिल ने, कभी कभार पूछता है कि अर्धनग्न फकीर का नाम महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो विंस्टन चर्चिल ने, ये भी याद रखेंगे आप लोग। और द्वितीय, ये महात्मा गांधी के साथ कई बार ये पूछता है कि कौन गया था, तो आप लोग याद रखेंगे सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ, महात्मा गांधी जो है इसमें एक ही गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ये भी आप याद रखेंगे कि महात्मा गांधी किस सम्मेलन में, किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ये भी सवाल पूछता है। तो याद रखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी क्या किए थे? लंदन में जाकर के सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए अगला सवाल है कि 1 नैनोमीटर कितना होता है? नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितना होता है? तो वो होता है 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻9 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻9। अगला सवाल है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? इससे पहले जब हम सवाल करवाए थे उसमें बताए थे कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। आप लोगों को बता दिए थे ये सवाल। और ये है, और वो कब करवाए थे? 1498 ईस्वी में। तो ये सवाल है कि निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया कुमारगुप्त प्रथम ने। इसका निर्माण करवाया कुमारगुप्त प्रथम ने। और फिर से इसका जो रिनोवेशन का काम करवाने का बात चला, तो वो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने 2010 में इनके पुनर्निर्माण का जो है काम शुरू करवाया था। उन्हीं के द्वारा आग्रह किया गया था कि इनको फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया जाए, और फिर से अब वो बन करके तैयार भी हो चुका है। चलिए अगला सवाल है कि बिहार का कौन सा स्थल जैन धर्म से संबंधित है? अभी तुरंत हम बताए थे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो महावीर स्वामी थे। और इससे संबंधित जो स्थल है आप लोगों को पता है, वो पावापुरी है। पावापुरी, यहीं पर है एक जल मंदिर। कभी कभी पूछता है कि जल मंदिर कहाँ है, तो पावापुरी में, ठीक है, नालंदा में। अगला सवाल है कि बिहार में सबसे पहले रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई? रेल सेवा बिहार में कब शुरू होता है? आप लोग जो है सो बता दें आप लोगों को कि वो हुआ था 1862 ईस्वी में। अच्छा, भारत में पहली बार कब शुरू हुआ था? भारत में मुंबई से थाने के बीच 1853 ईस्वी में। ये याद रखेंगे। ये हो गया आपका बिहार का बात कि 1862 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन भारत में पूछेगा तो 1853 ईस्वी में जो है मुंबई से थाने के बीच में पहली बार रेल सेवा शुरू किया गया था। अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 21 है। सवाल नंबर 21 है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पूछा गया था जो है पिछले एग्जाम में, बिहार पुलिस का ही शायद 20 तारीख का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वो है दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड
ऑपरेशन फ्लड है दूध उत्पादन से संबंधित, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो शुरुआत करने वाले कौन थे? तो वो थे हमारे वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, इन्हीं को श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है, यह सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो अगर इसका पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जिसको हम लोग कहते हैं आयकर, ये प्रत्यक्ष रूप से सरकार को हम लोग देते हैं। अगला सवाल है, ठीक है, अगला सवाल है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बिहार पुलिस का जो 20 तारीख का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है आपको 1945 ईस्वी में, नवंबर 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो आपको है पेरिस में। पेरिस फ्रांस में इसका क्या है? मुख्यालय है, याद रखेंगे। यूनेस्को का स्थापना कब होता है? 1945 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है आपको पेरिस फ्रांस में। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? अनुच्छेद 21 कहता है दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 है, उसी के तहत जो है मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है। यह आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसके अंतर्गत है अनुच्छेद 21, जिसको मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार देता है लोगों को, वो है आपको अनुच्छेद 21। चलिए अगला सवाल है कि ईस्ट का उपयोग सबसे अधिक होता है। ईस्ट का उपयोग जो है सबसे अधिक होता है। वैसे तो ईस्ट का उपयोग जो है हम लोग कई चीज़ों में करते हैं। वैसे देखिए, आप देखेंगे ब्रेड में, केक में, आप छोले भटूरे खाते हैं, भटूरे को फुलाने में, ठीक है, और क्या कहते हैं ये अचार में, पनीर में, बहुत सारे चीज़ों में ईस्ट का उपयोग होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक पैमाने पर जो उद्योगों में भी इस्तेमाल में होता है, आप देख रहे होंगे कि दारू का कितना बड़ा बिजनेस चलता है, तो सबसे ज़्यादा अल्कोहल और ब्रेड फैक्ट्रियों में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किण्वन विधि में। ध्यान देंगे आप लोग, किण्वन विधि के द्वारा ही, किण्वन विधि में क्या होता है, ईस्ट क्या करता है, जो शर्करा होता है उसको क्या करता है, अल्कोहल में बदलने का काम करता है। ठीक है, शुगर को अल्कोहल में बदलने का प्रोसेस किण्वन विधि होता है, और वो करता है ईस्ट। ईस्ट का काम है कि जो शर्करा है उनको किस में बदलना, अल्कोहल में बदलना। ठीक है, तो अल्कोहल में और ब्रेड में सबसे ज्यादा जो है इस्तेमाल आपका ईस्ट का होता है। अगला है कि पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है। पसीने में जो खनिज लवण होता है वो कौन सा होता है सबसे अधिक? तो जो हम लोग NaCl जो हम लोग खाते हैं, जिसको नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो खनिज लवण हमारे पसीने में भी सबसे अधिक कौन सा होता है, NaCl होता है। अगला सवाल है कि मनुष्य के द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में जो पालतू बनाया जाने वाला जानवर था वो कौन सा था नियोलिथिक में?
नवपाषाण काल की बात हो रहा है। तो नवपाषाण काल में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता था जानवर का पालतू के रूप में वो आपका था कुत्ता, जो आज भी पालतू है। सबसे ज्यादा लोग कुत्ता को पालते हैं, कई मायने में ये महत्वपूर्ण होता था, इसीलिए कुत्ता को पाला जाता था। ठीक है, तो ये आपको डॉग हो गया। नियोलिथिक पीरियड में पाला जाने वाला सबसे ज्यादा जो है पहली बार जो पालतू बनाया गया था। कभी कभार आपको घोड़ा दे देगा, हाथी दे देगा, आप फंसिएगा मत, आप कुत्ता पे अड़े रहिएगा। अगला है कि मगध राज की प्राचीन राजधानी। मगध राज जो था उसका प्राचीन राजधानी आपसे पूछा जा रहा है। तो मगध राज की प्राचीन राजधानी है, देखिए उस समय में था राजगृह, जिसका नाम अब हो गया है राजगीर, जिसका नाम हो गया है राजगीर। ठीक है, अगला सवाल है कि दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित होता है। दांत और हड्डी में क्या उपस्थित होता है, तो आपको बता दें दांत और हड्डी में होता है आपको कैल्शियम और फास्फोरस। ये आपको दांत और हड्डी दोनों में उपस्थित होता है। आप देखेंगे, आप कभी अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं, आपका हड्डी कहीं क्रैक हो जाता है, तो आपको कैल्शियम का टैबलेट दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, आपको बता दें कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 ईस्वी में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन पूछा जाएगा, अगर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर साहब जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखेंगे आप लोग, पहला जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था, 13 मई 1952 ईस्वी को। 13 मई 1952 ईस्वी को पहला अधिवेशन होता है लोकसभा का, और इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर साहब। अगला सवाल है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है वो कौन थी, श्रीमती मीरा कुमार भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, अगला, बिहार का कौन सा जिला सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। वैसे अगर भारत का सूर्य मंदिर पूछे तो आपको कोणार्क आता है उड़ीसा, लेकिन बिहार का यदि पूछे, भारत का भी बहुत महत्वपूर्ण है सूर्य मंदिर, कोणार्क जो है कोणार्क में है उड़ीसा में। ठीक है, अगर बिहार के संदर्भ में पूछे, बिहार में सूर्य मंदिर आपको औरंगाबाद में। ठीक है, अगला सवाल है कि बिहार का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। इंटरनेशनल हवाई अड्डा बिहार का जो पहला इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वो है आपको गया का नाम बदल गया है मेरे दोस्तों, गया का नाम अब गया जी हो गया है। गया क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत पर्यटन जो है, बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है महात्मा बुद्ध को लेकर के, क्योंकि यहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अभी भी विभिन्न देशों से जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं, वो अभी भी गया आते हैं। तिब्बत से आते हैं, चीन से आते हैं, रूस से आते हैं, बहुत सारे जो पड़ोसी देश है या और भी देशों से जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं व्यक्ति, वो गया आते हैं। तो पहला आपको जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा बिहार में बना है वो आपको बना है गया में। गया में जी लग गया है। गया में जी क्यों लग गया है, क्योंकि गया को सम्मान देने के लिए, जब किसी का आप नाम लेते हैं उसमें अगर जी लगा देते हैं तो उसको सम्मानजनक माना जाता है, इसीलिए गया में जी लग गया है और गया का नाम बदल करके अब गया जी हो गया। चलिए, ये बात हो गई। अब है कि बिहार में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं।
बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है? अब देखिए, बिहार में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक लाइन से हम बता देते हैं। लोकसभा अगर पहली बार यहां लिखा हुआ, यहां पर पहले हम बता दें, लोकसभा बिहार में जो कुल सीटें हैं वो है आपको 40। बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16। बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 243। और बिहार में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? क्योंकि बिहार में दोनों सदन है, जैसे संसद में दिल्ली में दोनों सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक उसी प्रकार बिहार में भी 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न। कुल भारत में 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर राज्य का भी 2 सदन है। ठीक है, तो बिहार में भी 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद में कुल सीट आपको 75 है। हमारे नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के नहीं हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं। और विधान परिषद की कुल सीटें 75 है। फिर से एक बार बता दें, विधानसभा की सीटें 243, विधान परिषद की सीटें 75, लोकसभा की सीटें 40 और राज्यसभा की सीटें 16। याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है, बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो है आपको जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा बिहार में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला सवाल है, बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बिहार की सबसे बड़ी झील, बिहार की सबसे बड़ी झील से हम पहले भी सवाल करा चुके हैं। तो बिहार की जो सबसे बड़ी झील है, बिहार के संदर्भ में सवाल है, तो हम बता दें बिहार की सबसे बड़ी झील है कांवर झील। कांवर झील जो कि बेगूसराय में है, आपको कांवर झील बेगूसराय, ये याद रखेंगे। उसके बाद है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारी नेता कौन थे? 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। यह शुरू होता है आपको मेरठ से। किसके द्वारा? आप कहेंगे कि वो मंगल पांडे, जो चर्बी लगा हुआ कारतूस के विरोध में जो आंदोलन वहां से शुरू होता है। ये ऐसा आंदोलन, पहला आंदोलन था जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी एक होकर के, एकजुट होकर के क्या हुए थे? अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, इसका जो है नेतृत्व करता, यदि आपको बता दे तो वो था बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो आपको बता दें बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहे थे। और विभिन्न जगहों से जो प्रमुख नेता थे, झांसी से झांसी की रानी थी, ठीक है, कानपुर से नाना साहब थे, मेरठ से ये आंदोलन सुलगता है और लगभग पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम सभी एक हो करके इस युद्ध में शामिल होते हैं। फिर भी ये सफल नहीं हो पाता है। इतना सब होने के बावजूद भी कुछ कुलीन वर्ग के, कुछ व्यापारी वर्ग के लोग नहीं शामिल हो पाते हैं। अगर हुए होते तो शायद हमारा देश पहले आज़ाद हो गया होता। चलिए, उसकी बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कि बिहार की बात कर रहा है कि बिहार से भी उसमें हमारे एक नेता थे, वीर कुंवर सिंह। हम लोग नारा लगाते हैं जब 15 अगस्त 26 जनवरी के बाद, वीर कुंवर सिंह अमर रहे, वीर कुंवर सिंह अमर रहे। तो वीर कुंवर सिंह जो आरा से थे, वीर कुंवर सिंह ये बिहार से एक ऐसे नेता थे जो 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं। और ये कहां से थे? आरा से थे, आरा जिला से थे। बिहार में पहला नगर निगम किस शहर में बना? बिहार में पहला नगर निगम, अभी हाल फिलहाल में नगर निगम जो बना है आपको बता दे, सहरसा। लेटेस्ट है, एकदम ताजा है, खोल रहा है, भाप निकल रहा है। याद रखेंगे, पूछा जाए कि बिहार का जो अभी हाल फिलहाल में नगर निगम बना है वो है सहरसा। हमारा सहरसा जो है क्या कहते हैं, अभी हाल फिलहाल में नगर निगम बन गया है। ठीक है, और पहला नगर निगम जो बना था वो था आरा। यहां भी आरा आ गया, आरा हिले छपरा हिले। चलिए, उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे सवाल आपको बता दें, बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? क्योंकि जानते हैं कि नेपाल जो है हमारा पड़ोसी देश है। और हमारे जिस जगह से अभी हम रह रहे हैं, ये मधेपुरा, सहरसा या सुपौल, यहाँ से नेपाल काफ़ी नज़दीक है। और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, जैसे पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है। तो इन सब जगहों से, अररिया है, किशनगंज से, ये नेपाल जो है आपको नज़दीक पड़ता है।
तो बहुत सारे जिले जो हैं वो नेपाल से बॉर्डर साझा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो बॉर्डर बनाता है, सबसे बड़ा जो सीमा साझा करता है वो आपको पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण याद रखेंगे। पश्चिमी चंपारण जो है नेपाल से सबसे बड़ा सीमा साझा करता है। पश्चिमी चंपारण तो कई मायने में महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यहीं पर आपको वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, गंडक नदी के किनारे पर। चलिए, गंडक नदी यहीं से प्रवेश करती है, पश्चिमी चंपारण से ही गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, अब अगला सवाल है कि मगध साम्राज्य का विस्तार सर्वप्रथम किस शासक ने किया? मगध साम्राज्य का विस्तार, मगध साम्राज्य, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। मगध साम्राज्य का कभी कभी पूछता है कि मगध साम्राज्य का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन था? वैसे तो मगध का संस्थापक जो है बृहद्रथ था, ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक यदि पूछता है तो इसका आंसर भी इसी के साथ जुट जाएगा कि विस्तार भी और इसका वास्तविक संस्थापक भी, इसका वास्तविक संस्थापक भी आपको कौन होता है? वो है आपको बिंबिसार। बिंबिसार के समय में भी मगध का काफी विस्तार होता है। अब इसका विस्तार नीति ही इतना अच्छा है कि क्या बताएं आप लोगों को। इसका विस्तार नीति है कि कोई राजा है, उसकी बेटी से शादी करो, अब पूरा उसका जो है सो उसका साम्राज्य ही तुमको मिल जाएगा। तो ये शादी वाला नीति से अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू करता है और 3-4 शादी कर लेता है। ठीक है, तो शादी वाला नीति जो है अपना करके ये मगध साम्राज्य का पूरा विस्तार करता है और इसका फायदा भी मिलता है, बहुत बड़ा साम्राज्य फैला लेता है ये अपना। तो मगध साम्राज्य का जो है विस्तार जो है सर्वप्रथम कौन करता है? बिंबिसार। 544 ईसा पूर्व में इसका स्थापना होता है। वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है 544 ईस्वी में बिंबिसार। इसी को मार देता है इसका बेटा अजात शत्रु आकर के इसको मार देता है। चलिए हटिए, बहुत शादी कर लिए आप। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल आपका यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41 है। सवाल नंबर 41 कह रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो वो आपको हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम और बॉक्साइट का यदि सूत्र पूछा जाए तो Al2O3.XH2O ये हो गया। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो वो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक है, अगला सवाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? सबसे लंबा कार्यकाल पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे आपको कि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री, ये पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद वर्तमान में अभी देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और देखिए आधुनिक भारत का मंदिर किसको कहा था? तो वो कहा था भारत के बांधों को। तो बांध जो बनाया जाता है नदियों पर, वो उसका बहुत सारा प्रयोजन होता है, बहुउद्देशीय होता है। बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बांध को बनाया जाता है, जैसे पानी की ये सिंचाई के लिए, आपको बिजली के लिए, या फैक्ट्री वगैरह के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए, क्योंकि भारत का जो है बहुत सारा चीज़ इस पर निर्भर है। बिजली, बहुत बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो बहुत सारे फैक्ट्रियों में बिजली दिया जाता है। तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस समय विकास का दौर शुरू ही हुआ था भारत, स्वतंत्र भारत में, तो इसीलिए उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बांधों को लेकर कहा था कि ये भारत का मंदिर है। ठीक है, तो भारत का मंदिर पूछा जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू किसे कहा था? तो बांध को। ठीक है, अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 की क्रांति से बहुत सवाल पूछता है। अब क्योंकि 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, तो उस समय में
जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि इंग्लैंड से ही यहाँ पर सारा कुछ हैंडल किया जाता था गवर्नर जनरल के द्वारा या फिर क्या कहते हैं वायसराय जो था उसके द्वारा। तो 1857 क्रांति जो प्रधानमंत्री वहाँ का था, उस समय हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री होते नहीं थे क्योंकि हमारा भारत तो गुलाम था। तो वहाँ का प्रधानमंत्री था पामस्टर्न उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, क्योंकि 1857 क्रांति महत्वपूर्ण है, इसीलिए उस समय इसके प्रधानमंत्री को भी पूछा जा सकता है, ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा जलप्रपात आपको हो जाएगा USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, अमेरिका में है ये नियाग्रा जलप्रपात। अगला सवाल है शब्द टी किस खेल से संबंधित है? टी किससे संबंधित है? टी मीन्स होता है चाय, लेकिन वो चाय नहीं, यहाँ पर शब्द टी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपको गोल्फ से संबंधित, शब्द टी गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये जो इसका है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी राजगोपालाचारी। इसमें मेरा भी नाम आ रहा है, बीच में कहीं नाम मेरा छुपा हुआ है, ठीक है। तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अगला सवाल है 47 नंबर है, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को वास्तविक जो शासन भारत में प्रारंभ होता है? देखिए अंग्रेजों से पहले बहुत सारे जो है आए यहाँ पर उपनिवेश स्थापित करने के लिए, बहुत सारे देशों से, पुर्तगाल थे, फ्रांसीसी थे, है ना, और भी बहुत सारे थे, अफगानी सब भी आए थे उससे पहले, ठीक है। तो लेकिन अंग्रेज जो है पूरी तरह से भारत में जो अपना शासन प्रारंभ करता है, उससे पहले व्यापारिक लेन देन सब चलता था, लेकिन उसका शासन यहाँ पर स्थापित नहीं हुआ था। तो पूरी तरह से शुरुआत जो शासन का वहाँ से शुरू होता है तो वो होता है 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अभी हम बांध के बारे में चर्चा कर रहे थे। बांध बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करता है, इसीलिए बहुत सारे बांधों को बनाया जाता है, बहुत बने हुए हैं, बहुत बनाए भी जा रहे हैं, ठीक है, ताकि पानी का समुचित उपयोग हम लोग कर सके, ठीक है। क्योंकि हम लोगों के पास पानी की कमी नहीं है, वर्षा होता है तो बहुत बारिश हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो नदियों के द्वारा जो पानी बहुत सारा रहता है उसको स्टोर करके एक बांध बनाया जाता है ताकि उस पानी का सही इस्तेमाल हम लोग कर सकें। तो सबसे लंबा बांध पूछ रहा है, बहुत सारे बांध है लेकिन सबसे लंबा बांध है आपको हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, हीराकुंड किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर। महानदी उड़ीसा में। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी पर बना हुआ है, जो उड़ीसा में है। कांगड़ा घाटी, अगला सवाल है कि कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो कांगड़ा घाटी जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। शांत घाटी पूछेगा तब ओ भैया, शांत घाटी पूछेगा तब, फंसना नहीं है, केरल में है। शांत पूछेगा ना तो केरल मार देना है, ठीक है। शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। चलिए अगला सवाल है मद्य निषेध हेल्पलाइन नंबर कितना है? बताइए मद्य निषेध हेल्पलाइन नंबर, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि लोगों को क्विक जो है प्रशासन के द्वारा सेवा मिल सके। तो जब ये लोगों को इतना सेवा मिल रहा है तो आप याद भी तो रखेंगे, आपको याद रखना जो है आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप जिस प्रशासन में जुड़ने जा रहे हैं, जिसका सदस्य आप आगे बनेंगे एग्जाम पास करके, दौड़ पास करके, तो शायद आपको ये बहुत ज़रूरी होगा जानना कि लोगों को आपका मुख्य कर्तव्य होगा लोगों की सेवा करना, ठीक है। तो हेल्पलाइन नंबर बहुत सारा जारी किया गया है, जिसमें 112 तो काफ़ी प्रसिद्ध है। 112 आपको कोई भी परिस्थिति में आप 112 को कॉल कर लीजिए,
आपातकालीन नंबर, बहुत सारा गाड़ी निकल गया है उस पर 112 लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिया हुआ है कि मद्य निषेध, क्योंकि बिहार में दारू बंद है तो मद्य निषेध हेल्पलाइन जो है कि कहाँ दारू बिक रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कौन दारू पी के हंगामा कर रहा है, इस तरह का कोई भी अगर समस्या है तो आप डायल कर सकते हैं। कितना नंबर है हेल्पलाइन नंबर, आप डायल कर सकते हैं 15,545 15,545। ये आपका मद्य निषेध का हेल्पलाइन नंबर 15,545। एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वोमेन का जो हेल्पलाइन नंबर है, महिला हेल्पलाइन नंबर, आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप यदि कहीं अकेले पड़ गए हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वो नंबर है 181। 181 पर आप कॉल कीजिए, आपके पास पुलिस तुरंत पहुंचेगी। वोमेन हेल्पलाइन नंबर 181। ठीक है, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है 50 बता दिए आपको। आने वाले एग्जाम 30 तारीख को जिनका एग्जाम है, न सिर्फ बिहार पुलिस में और भी एग्जाम में आपके मदद आएगा। ठीक है, आप यदि इस क्लास को देखे हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।